अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मागच्या अनेक दिवसांपासून ज्या दिल्ली विधेयकाबद्दल चर्चा सुरू होती ते बिल काल राज्यसभेत मांडलं गेलं आणि आश्चर्यकारकरित्या मंजूरही झालं. आश्चर्यकारकरित्या असं का बरं म्हटलं असेल मी? तर सध्या राज्यसभेत भारतीय जनता पक्ष किंवा त्यांच्या एनडीएला पूर्ण बहुमत नाहीये. 245 जागांच्या राज्यसभेतल्या 7 जागा सध्या रिक्त आहेत. म्हणजे फक्त 238 राज्यसभा खासदार या बिलावर मतदान करू शकत होते. त्यातलं बलाबल असं आहे, भाजपाकडे 92 खासदार आहेत, त्यात एनडीए समर्थक 18 खासदार मिळवले की होतात 110. विरोधक म्हणजे I.N. इंडिया यांच्याकडे 99 खासदारांची ताकद आहे. त्यात खुद्द काँग्रेसकडे 31 आणि 68 सहकारी असे मिळून 99चा हा आकडा पूर्ण होतो. राज्यसभेत जर एखादं बिल पास करायला आणलं तर तिथे किमान 119चा जादुई आकडा गाठावा लागतो. पण सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही या आकड्यासाठी मेहनत करावी लागणार होती. पण काल जेव्हा बिल राज्यसभेत चर्चेसाठी मांडलं गेलं तेव्हा नेमकं असं काय झालं की या बिलावर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने म्हणजे एनडीएच्या बाजूने भरघोस मतदान झालं. ज्या बिलावर भाजपा आणि एनडीएला घेरण्याचं आणि तोंडावर पाडण्याचं गणित आम आदमी पार्टीकडून आणि I.N. इंडियाकडून मांडलं जात होतं, त्यांच्या फुग्यातली हवा कोणी काढून टाकली, कशी काढून टाकली, हेच आपण या छोट्याशा व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी प्रभाकर सूर्यवंशी आणि तुम्ही पाहत आहात आकार डिजिटल. हे जे बिल होतं दिल्ली सर्व्हिसेस ॲक्ट बिल, ज्यामुळे दिल्लीतल्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारचे अधिकारांच्या बदल्या आणि नियुक्तीबाबतचे जे अधिकार थोडेसे मर्यादित होणार होते आणि केंद्राला व्हाया उपराज्यपाल ज्याला LG म्हटलं जातं त्या LGंना बरेचसे अधिकार प्राप्त होणार होते. मलिदा ओरपण्याच्या ठिकाणीच पोटावर मारलं जाणार या पोटदुखीमुळे दिल्ली सर्व्हिस ॲक्ट बिलला जोरदार विरोध केला जात होता. पण यातल्या असंविधानिक गोष्टी कशा चुकीच्या आहेत हे समजावून सांगत एनडीएनं हे बिल जेव्हा मतदानाला टाकलं तेव्हा केजरीवालना असंच वाटत होतं की राज्यसभेत काहीतरी चमत्कार घडेल आणि बहुमत नसलेल्या एनडीएला पराभव पत्करावा लागेल. पण स्वतःकडे फक्त 10 राज्यसभा खासदार असताना 119चा जादुई आकडा कसा काय बरं गाठायचा असा साधा विचारही न करता हे लोक कालपर्यंत इतक्या फुशारक्या मारत होते. UPAच्या गोटात नव्यानं बनवलेल्या ज्या ह्या I.N. वाल्या इंडियाचं जे वारं किती भिनलंय हे तपासण्याची ही एक आयती संधी होती, या मतदानातून उपलब्ध झाली होती. ही खरोखरच ही एकजूट, ही ताकद पुढे निवडणुकींच्या वेळेला, लोकसभा निवडणुकींच्या वेळेला किती डोकेदुखी ठरू शकते भाजपाला. पण झालं काय, राज्यसभेत अमित शहांनी मोर्चा सांभाळला आणि विरोधकांना एकजूट होऊच न देता त्यांचा खुर्दा कसा उडवायचा याची तयारी त्यांनी आधीच केली होती. मतदानापूर्वी ते विरोधकांच्या नेमक्या कोणत्या लोकांना भेटले किंवा फोनवर सगळं कसं उरकलं हे अद्याप गुलदस्त्यात असलं तर हे लक्षात घ्या, त्यांनी या विधेयकाच्या बाजूनं आपलं मत मांडताना जे भाषण केलंय ते अमित भाईंच्या आजवरच्या सर्वोत्कृष्ट भाषणांपैकी एक होतं असं किमान मला तरी वाटतंय. त्यांनी या बिलाला विरोध करणाऱ्यांची भाषणं अगदी काळजीपूर्वक ऐकली आणि त्यावर्षी टिपणं काढून नंतर आपल्या भाषणात त्यांना समर्पक उत्तरही दिली. ज्यांनी यावर काही हरकतीचे मुद्दे किंवा शंका उपस्थित केल्या होत्या त्या सगळ्यांचं निरसन तर केलंच. हे भाषण संसद टीव्हीच्या सौजन्यानं मी तुम्हाला दाखवतोय, ऐका. काही अंश आहेत. आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो बिल के चर्चा में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर श्रीमान आठवले जी तक 34 सम्मानीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इसके चर्चा के समय सभी ने अपनी अपनी
समझ के हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार रखें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तापित करने के लिए बिल लाए। ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूंगा कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, ये बिल कैसे संविधान सम्मत है, ये बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है। ये सारी चीज़ों का मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूँगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियाँ यहाँ विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए हैं। दिल्ली असेंबली के साथ मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं, तो ये संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से, और स्वप्न तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, स्वप्न पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शासन का इतिहास भी मैं जरा बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता पूर्व भी दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश का सत्ता का केंद्र रहा, राजधानी रहा। नजदीक के भूतकाल में चले जाइए तो 1911 में दिल्ली तहसील और महरौली थाना, ये दोनों को अलग कर राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस माना। स्वतंत्रता के समय के जब संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभी सीतारामैया और बाबा साहेब आम्बेडकर की एक कमेटी बनी,
और ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। माननीय सभापति महोदय, पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमेटी के चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था। मान्यवर, 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गई डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेरा पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। आगे अंबेडकर की रिपोर्ट कहती है, किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है, ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। निसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं। वह आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकता है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है। मान्यवर, श्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूँ। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रिटेशन आप जेएनयू में पढ़ाते होगे तो विद्यार्थियों की बुरी गत होगी। कोटेशन का रेफरेंस मान्यवर कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है। ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजधानी नहीं है? आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है। कोटेशन कुछ ऐसे होते हैं मनोज जी जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं। कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विधानसभा दी गई, किंतु विधानसभा की शक्तियां सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गई। ये भी सोच समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग 3 दशक तक मान्यवर व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संविधान में धारा 239 ए डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239 ए को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है,
हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। जिम्मेदारी के साथ यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता, अगदी समर्पक असं वर्णन केलं होतं त्यांनी। तुम्ही केंद्रशासित प्रदेशाचे सत्ताधारी आहात, त्या ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण राज्याच्या सरकारांचे अधिकार कधीच मिळणार नाहीत। तसं संविधानात लिहिलेलं असताना तुम्ही या कायद्याचं बंधन जुगारून मनमानी निर्णय घेऊन केंद्राच्या अधिकारांवरच जर गदा आणत असाल तर ते चुकीचं आहे। असं अमित भाईंनी ठणकावल्यानंतर एक मुद्दा ठासून सांगितला की 1991 ते 2000 पर्यंत जसं चाललं होतं तसंच, अगदी काँग्रेसच्या शासन काळात जसं चाललं होतं तसंच, तेच तर आम्ही अधिक स्पष्टतेने राबवायला निघालेलो आहोत। यात कोणाच्या अधिकारांवर कसली आणि कुठे गदा येते, हा सवाल आम आदमी पार्टी सोडून मला वाटतं सगळ्याच विरोधकांच्या डोळ्यात अंजण घालणारा ठरला असणार। म्हणून जेव्हा या बिलावर मतदान झालं तेव्हा थम्पिंग मेजॉरिटीनं एनडीए हा प्रस्ताव पारित करून मोकळी झाली। I.N.D. वाल्यांकडे 99ची ताकद होती, पण त्यांना अपेक्षा होती की ते या बिलावर 119चा आकडा पार करतील, पण त्यांनी संपूर्ण ताकद लावू नये 102 वर हा आकडा गेला। 3 मतं वाढली, हे सुद्धा तसं त्यांचं मनोबल वाढवणारं ठरेल जर ते त्याकडे सकारात्मकतेने बघतील। ग्लास अर्धा भरलाय की अर्धा खाली आहे, कारण आता ही इंडिया आघाडी शोकसागरात नाही तर तुकड्या तुकड्यात विखुरली गेली। एनडीएला 132 मतं मिळणं हे काही आघाडीसाठी चांगलं लक्षण नाही। अमित शहांच्या भाषणानं मतदानाचा ट्रेंड फिरू शकतो, हे सुद्धा विरोधकांसाठी धडकी भरवणारच आहे, कारण आजवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलायचे आणि मतं फिरायचे। आता अमित शहा बोलतायत, परिणामकारक बोलतायत आणि मतं फिरतायत। निवडणुकांच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाकडे असा हा एक नवा दारुगोळा, असं नवं ब्रह्मास्त्र तयार व्हावं आणि त्याची चाचणीसुद्धा राज्यसभेच्या कठीण अशक्य अशा भूमीवर व्हावी, हे एनडीएला सुखावणार आहे आणि यूपीएला चिंताग्रस्त करणार आहे। 2024ची पूर्वतयारी मोदी शहांनी केव्हा सुरू केली होती, त्याचाच एक भाग, एक नवं सक्षम नेतृत्व जे आपल्या वक्तृत्वानं आता मतदानाचे ट्रेंड बदलू शकतं, त्याची सफल चाचणी झालेली आहे। आम आदमी पार्टीचा तुकडा पडला गेलाय, ज्यातून इंडिया आघाडीत अस्वस्थता पसरणार आहे। त्यात मोदींनी भाजपाचा एक स्टार प्रचारक राहुल गांधी, जो मागचे काही दिवस अडगळीत टाकला गेला होता, त्याला पुन्हा संसदेत आणलाय। म्हणजे तो बोलणार आणि मोदी शहा भाजपा पुन्हा जिंकणार हे निश्चित झालेलं आहे। याला बोलतात स्ट्रॅटेजी। आता बरीच स्ट्रॅटेजी आहे जी अजून गुलदस्त्यात आहे, पुन्हा कधी त्यावर आपण सविस्तर बोलू। तुर्तास इथेच थांबतो, पुन्हा भेटूच, तोवर आपली काळजी घ्या आणि पाहत राहा ARD 9। धन्यवाद, नमस्कार।